मंगल, जुपिटर। आवाज नहीं आ रही सर। आ रही है, आ रही है। क्या हो गया था आपके डॉग को? हाँ, कुछ इन्फेक्शन हो गया है, पस पॉकेट बन गया है। तो 3-4 दिन पहले उसको खाना दिए थे तो खाना नहीं खा रहा था। फिर वो यहाँ पर स्वेलिंग पूरा हो गया, उसी के लिए डॉक्टर को बुलाए थे। लेट्स होप जल्दी से सही हो जाए। इंजेक्शंस लगेगा तो ठीक हो जाएगा। एक्चुअली डॉक्टर ने बहुत लेट कर दिया आने में। मैं 7 बजे से ही उनको फोन कर रही हूँ, वो आने में लेट कर दी। मरकरी से जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। So, shall we start? Yes. Okay. तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? Recording as well. Okay. I hope कि आज आवाज आ जाए। What we have completed in the previous class? We saw Surya. Surya का area of dominance, qualities, their friend planets, enemy planets. और अपने मंत्र भी बताए थे। तो उसको आपने पढ़ा, दोबारा से पढ़ा? जी। दोबारा से पढ़ा? दर्शना जी आपने दोबारा से पढ़ा? सर क्या अबाउट सूर्य? यस सर। कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो आप हमको देना चाहें? जितनी इंफॉर्मेशन लिखी थी उसके अलावा कुछ आपने कुछ सर्च करने की कोशिश करी? चलिए, कोई इशू नहीं। तो हमने एक चीज समझी थी सूर्य के बारे में। भगवान सूर्य जो है वो किसी किन किन चीजों के द्योतक हैं, और अथवा उनके पास किस किस चीजों का कार्यकत्व है ना? तो हमने समझा था कि अगर सोसाइटी की बात होगी तो वहां पे सूर्य हमारे राजा हैं। वहां पे सूर्य हमारे क्या है? राजा। राजा है। अच्छा, सूर्य राजा क्यों है? I guess सारे प्लैनेट्स इनके अराउंड। I guess all planets revolve around, and also heavy planet and gravity की वजह से। तो अगर अब देखा जाए तो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा अगर किसी का द्रव्यमान या मास कहें तो सूर्य भगवान का ही है, सूर्य का ही। तो एक तो वो कारण है कि सारे ग्रह उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और तो कोई रीजन ही नहीं है। कोई किसी चीज के आसपास क्यों है? क्योंकि उसकी ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रेविटी सन की है पूरे सोलर सिस्टम, इसीलिए सारे प्लैनेट्स सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अपनी सोसाइटी में अगर हम समझें
तो राजा कौन है? राजा इज द फर्स्ट सिटीजन। किंग कौन होता है? या अगर हम आपसे इंडिया की बात करें तो हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? President of India, Prime Minister of India. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो भारत का पहला नागरिक जो है वो सूर्य है। किसी भी राष्ट्र का जो पहला नागरिक है अथवा जो राजा है उस राष्ट्र का, वो सूर्य है। अच्छा, राजा का कार्य क्या है? शासन करना और प्रजा को संभालना, प्रजा को संभालना, और नेतृत्व, नेतृत्व, जिसको हम बोलते हैं लीडरशिप, है ना? लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है? व्हाट इज द लीडरशिप? someone who can lead in a certain direction, a crowd in a certain direction. अब बात आ गई, लीड इनटू द राइट डायरेक्शन। बात आई डायरेक्शन की, जो हमें दिशा दिखा सके। और हम दिशा कहां से देखते हैं? सूर्य के में, सूर्यदेव से। अगर हमें दिशा देखनी है तो कहां से देखेंगे? सूर्यदेव को ही तो देखेंगे ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझने के लिए। जी, कनेक्शन हुआ कि राजा का जो कार्य है प्रजा को संभालना, वो सारी चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि दिशा की ओर, सही दिशा की ओर ले जाए। करेक्ट। जैसे मोदी जी का चुनाव हुआ और मोदी जी चुनाव जीते, प्राइम मिनिस्टर बने, तो व्यक्ति ने उनको किस लिए चुना? कि ये राष्ट्र को सही दिशा में लेकर के चलेंगे, है ना? केवल एक फैक्टर, राइट डायरेक्शन। बिकॉज सन इज द प्लैनेट which shows the direction, which is the cause of the directions. That is why he is the king. जो व्यक्ति दिशा दिखाने की क्षमता रखता है, जो नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, वही राजा है ना? वही राजा। जी। तो अगर किसी की कुंडली में सन की स्थिति सही नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आएगी? सारे ग्रह को डायरेक्शन नहीं मिलेगा और इन क्वालिटीज में कमी होगी। जो भी हम क्वालिटीज सन की बोल रहे हैं, तो उन क्वालिटीज में कमी होगी। है सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्यक्ति जो है अपनी डायरेक्शन को चूज करने में चैलेंजेस को फेस करेगा, है ना? सिंपल है कि नहीं है? जी। अगर सूर्य की दिक्कत है हमारी कुंडली के अंदर, किसी की कुंडली के अंदर, तो वो जातक अपने जीवन में दिशा तलाशने में ही मेहनत करता रह जाएगा, है ना? तो व्हाई 10th हाउस सूर्य इज सो इम्पोर्टेंट? लोग कहते हैं ना, दशम भाव में सूर्य है तो राजा बनाता है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है उसके पास, अच्छा, है ना? डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। ऐसे बहुत तरीके की स्ट्रेंथ्स होती है प्लैनेट्स। तो अगर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है सन के पास में, तो जरूर है कि वो राजा बनाएगा। राजा इन द सेंस, अगर बहुत स्ट्रांग कुंडली है तो वो किसी राष्ट्र का नेतृत्व कराएगा, अथवा किसी डिपार्टमेंट का नेतृत्व करवाएगा, अथवा किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व करवाएगा, किसी जिले का नेतृत्व करवाएगा, किसी गांव का नेतृत्व करवाएगा। आप छोटे से लेकर के और सुप्रीम पोस्ट तक की एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब गांव के प्रधान से लेकर के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक आप ऐसे ही चल सकते हैं।
और रास्ते में सारे पढ़ेंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी आएंगे, जितने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। अगर वर्तमान की व्यवस्था में देखें, जो अंग्रेजों की व्यवस्था है हमारे देश में, तो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उसमें सब में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम, मैनेजमेंट का काम। तो वो क्या है, सन से ही देखा जाएगा। किसी भी कंपनीज के सीईओज उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हेड कर रहा है, उनका सन देखा जाएगा, उनका सन का पोजीशन स्ट्रांग होगा। किसी भी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हो, एमएलए हो या एमपीज हो, जो भी मतलब अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, ऐसे लोगों के चार्ट में सन प्रोमिनेंट पाया जाता है। अगर सन प्रोमिनेंट नहीं पाया जाएगा तो वो डायरेक्शन कैसे दे पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन बाई प्रोडक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन करना जो है वो बाई प्रोडक्ट होता है। इफ पीपल फॉलो यू, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू एडमिनिस्टर देम। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? जी। अगर जनता की श्रद्धा है किसी राजा में, तो राजा 2-4 गलत काम भी कर देगा, जनता माफ कर देगी। बात है कि नहीं? राजा को एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत इजी है, क्योंकि जनता की श्रद्धा है। श्रद्धा किस लिए है? क्योंकि उसको उम्मीद है कि ये सही दिशा में लेकर के चलेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स इजियर। इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है कि हमें जनता को ये भरोसा दिलाना कि आई विल टेक यू टू द राइट डायरेक्शन। तो इसीलिए नेता लोग क्या करते हैं, वादे करते हैं, प्रॉमिसेस, है ना? प्रॉमिसेस करते हैं कि आई विल टेक यू इनटू द राइट डायरेक्शन। अब जो नेता अपने एफिशिएंटली इस चीज को डिलीवर कर देता है, वही चुनाव जीत जाता है ना? इट्स ओनली द एफिशिएंसी इन द डिलीवरिंग ऑफ द प्रॉमिसेस। ठीक है, अब कुछ और चीजें हैं जो सन से रिलेटेड है। जैसे हमने समझा था कि सन इज द आत्मा। जी। ठीक है, सन हमारी सोल है, हमारी कोर एनर्जी है। अगर किसी की कुंडली में सन एफ्लिक्टेड है तो क्या होना चाहिए? अगर किसी की कुंडली में सन अच्छे पोजीशन में नहीं है तो क्या होना चाहिए? something a directional issue. वो तो हो गया। अब हम आ गए कोर एनर्जी और सोल पे। Okay. सेहत सही रहेगी, हेल्थ इश्यूज हो सकता है, और कॉन्फिडेंस में कमी होगी, करेज में कमी आ सकती, व्यक्ति को क्या होगा, फैटीग रहेगी, हर समय थका हुआ महसूस करेगा, है ना? किसी भी काम को करने की इच्छा जल्दी से नहीं होगी, मन में अच्छे विचारों का आना कम होगा, पॉजिटिव काम करने में डिले करना, है ना? जब आपकी जो कोर लाइफ एनर्जी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है आपकी कुंडली के अंदर, तो ये सारे चैलेंजेस आएंगे। आपको दिन भर शरीर में थकान सी लगेगी, आपका मन नहीं करेगा कुछ काम करने का, कुछ नया करने का एनर्जी नहीं आएगी, है ना? अंडर कॉन्फिडेंस महसूस होगा, एक तरीके का क्या है, लूमी इन्वायरमेंट रहेगा, है ना? आपको मतलब सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा रहेगा, प्रकाश की कमी है ना बेसिकली। व्हाट इज सन? सोर्स ऑफ लाइट। और जनरली मैंने देखा है कि जब कुंडली में सन एफ्लिक्टेड रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के घर में प्रकाश की प्रॉब्लम रहती है, लाइट्स प्रॉपर नहीं होती, या जैसे बहुत लो लाइट,
लिटरली इलेक्ट्रिक लाइट्स। ओके। वो बहुत लो लाइट इन्वायरमेंट में रहते हैं, या उनके घर के अंदर जितनी पर्याप्त मात्रा में रोशनी होनी चाहिए वो नहीं है। आई हैव सीन दिस। ठीक है, आराम समझेंगे तभी मजा आएगा। ठीक है, जितनी आप बारीकी से ग्रह को समझ लेंगे, क्योंकि यही नहीं करते हैं लोग। ठीक है, दे जस्ट जंप, ये इस हाउस में है तो क्या होगा, उस हाउस में है तो क्या होगा, है ना। दे जस्ट जंप एंड रन, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमने एक चीज को अच्छे से डीपली समझा तो मजा आएगा। ठीक है, सन इज लाइट, सन इज द कोर लाइट, द सोर्स ऑफ लाइट। अगर कुंडली के अंदर सन की पोजीशन अच्छी नहीं है, परेशान है, तो ऐसे व्यक्तियों के घर में रोशनी की परेशानी आती ही है। घर में रोशनदान का ना होना, प्रॉपर विंडोज का ना होना, ऐसी दिशा से घर होगा जहां पे सनलाइट इंटर नहीं करेगी। उनका एंट्रेंस ऐसी तरीके से बनेगा, घर ऐसी तरीके से बनेगा कि सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, या बहुत लो सनलाइट पहुंचेगी। ये सारे इश्यूज आएंगे। जब हम कोर की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि सन क्या है, जो डायरेक्शन देता है ना, वो कैसे डायरेक्शन देता है, वो एक चीज फॉलो करता है, धर्म को। वो अपने टाइम पर आपको सुबह आसमान में दिखाई पड़ेंगे, आप सोइए और चाहे जगिए। उनका यदि समय है 5:30 बजे आसमान में रहना, आकाश में दिखाई पड़ना, तो वो दिखाई पड़ेंगे, कोई शक्ति उनको रोक नहीं सकती। इसीलिए वो धर्म के भी मुख्य कारण है और धर्माधिपति है। सात्विक नेचर की बात करी थी ना हमने सन की जी। तो डिसिप्लिन तो है, क्रूर ग्रह है लेकिन सात्विक है। धर्म का पालन, धर्म का निर्धारण ही सूर्य से है। वो जन्म ही देते हैं किसको, शनिदेव को। शनिदेव। एंड शनिदेव इज नोन फॉर इट्स धर्म। यस। धर्म को फॉलो कराने का काम शनिदेव का है, लेकिन साक्षात धर्म यदि है तो कौन, सूर्य भगवान। धर्म कुछ नहीं है, इट्स द रिगरस साइकिल, कंटिन्यूअस रिगरस साइकिल, जो आज से नहीं हो रही है, बिलियन ट्रिलियन ईयर्स से होती चली आ रही है। जब से ये पृथ्वी बनी होगी, जब से इस कल्प में इसकी संरचना रही होगी, इसका सृजन हुआ होगा, तब से सूर्योदय हो रहा होगा, और एक भी दिन ऐसा नहीं रहा होगा कि सूर्योदय ना होगा। यही धर्म है। ठीक है, तो यदि अगर आप धर्म की परिभाषाओं में जाएंगे, अलग अलग स्मृतियों में अलग अलग धर्म के लक्षण बताए गए हैं, लेकिन सभी स्मृतियों में पहला लक्षण आपको सेम ही मिलेगा, जिसको बोलते हैं धृति। धृति अर्थात धैर्य, धीरज। तो बिना धैर्य के ये काम संभव है? बिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ ईयर से एक ही समय पर आसमान में दिखाई पड़ना, और जब तक प्रलय नहीं आ जाएगी इस कल्प की, तब तक ऐसा ही होता रहेगा, बिलियन एंड ट्रिलियंस। और यही धर्म है, यही सनातन है, इटर्नल जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, वो अपना धर्म कभी नहीं छोड़ते। तो सूर्य का क्या धर्म है, वो अपना धर्म कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए शनि देव जो है वो उनके पुत्र हैं। न्याय के जो देवता हैं शनिदेव, वो उनके पुत्र हैं। धर्म से ही तो धर्म की उत्पत्ति हो सकती है, कि अधर्म से भी धर्म की उत्पत्ति हो सकती है। धर्म से ही धर्म की उत्पत्ति होगी। बात समझ में आई? जी। सन की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही है क्या है चार्ट के अंदर, कुंडली के अंदर और हमारे पूरी व्यवस्था के अंदर? इसीलिए सूर्य भगवान को पंच देवों में स्थान दिया गया है।
सनातन परंपरा में पंचदेवों के पूजा की प्रधानता है। तो पहले हमारे हैं गणेश भगवान, अच्छा। फिर है हमारे सूर्य भगवान, फिर हमारे नारायण भगवान, फिर हमारे भगवान शिव और भगवती देवी जी। यही क्रम है, यही सृष्टि का भी क्रम है। गणेश जी से शुरू होती है और देवी जी पे लय हो जाती है ना। तो सूर्य भगवान को पांच देवों में स्थान मिला, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने, मतलब शब्दों से उनका बखान नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो क्या है, ग्रहों के राजा हैं, है ना। और सूर्य भगवान से संबंध किन देव का है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। कौन से अवतार हैं भगवान सूर्य से संबंधित? अच्छा, शिव, रुद्र, अग्नि। हाँ, ये देवता हो गए। और अवतार कौन से हैं संबंधित? हनुमान जी, राम जी, भगवान श्री राम जी, सूर्यवंशी। तो इसीलिए क्या है, आप कल्पना करिए कि राम, जय श्री राम या राम राम जो है, ये कब से बोला जा रहा है हमारे देश में, कल्पना में भी नहीं आएगा। यही सनातन है ना। आप कल्पना करिए कि क्या कोई एक ऐसा दिन होता है कि जिस दिन इस देश के अंदर राम नाम का कीर्तन ना होता हो। नॉट अ सिंगल सेकेंड, एक सिंगल सेकंड नहीं ऐसा है कि इस देश में किसी ना किसी कोने में राम नाम कीर्तन अवश्य ही हो रहा होगा, है ना। तो दिस इज सनातन। तो अवतारों में हमारे रामचंद्र भगवान हैं और देवों में भगवान शिव, अग्नि और रुद्र, है ना। इनका भी हम संबंध लेते हैं भगवान सूर्य से। भगवान सूर्य खुद भी स्वयं भगवान है, ईश्वर है। तो अगर हम सीधे भी भगवान की उपासना करेंगे तभी भी उनके द्वारा या उनसे संबंधित जो भी कष्ट हमारे जीवन का होगा या जो कमी हमारे जीवन की होगी या पूर्णता होगी हमारे जीवन की, उसको वो पूरा करेंगे या हम पर कृपा करेंगे उसको पूरा करने की। अब न्यू इनिशिएटिव्स जितने भी होते हैं, न्यू इनिशिएटिव्स, इसका कार्यकत्व भी सूर्य भगवान के पास ही है। तो स्टार्टअप्स जो है, स्टार्टअप्स ये सूर्य से संबंधित है, क्योंकि नई रचना है ना, रचना। भगवान सूर्य को बोला गया हिरण्यगर्भ, तो ब्रह्मा जी का मतलब हिरण्यगर्भ मतलब ब्रह्मा जी और सूर्य भगवान, है ना। भगवान गणेश जी के बाद सूर्य भगवान का स्थान इसलिए रखा गया क्योंकि ब्रह्मा जी की जगह पे ही सूर्य भगवान को रखा गया। ब्रह्मा विष्णु महेश में क्या है कि सूर्य भगवान को रखा गया, है ना। तो किसी भी चीज का क्रिएशन जो है वो सूर्य भगवान से ही है, ठीक है। तो सूर्य मजबूत होगा तो हमें एक चीज और क्या समझ में आएगी, क्रिएशन मजबूत होगा। क्रिएशन क्या होगा, अब व्यक्ति के जातक के लिए क्रिएशन क्या होगा, उसका आने वाला वंश। भाई मनुष्य क्या क्रिएट करेगा, हम लोग मनुष्य हैं तो मनुष्य ही तो क्रिएट कर सकते हैं ना, बायोलॉजिकली अगर देखा जाए। तो जो प्रोजेनी है या जो वंश है उसको भी हम सूर्य से ही देखते हैं। बात समझ में आ रही है, संतति संतान, इसको भी हम सूर्य से ही देखते हैं। अब यदि किसी के कुंडली में सूर्य की समस्या आएगी तो समस्या कहां पे आएगी, संतान पे आएगी। सब उसका हाउस पे डिपेंड करता है, वो कौन सा हाउस में। उस पे चलेंगे बाद में, अभी हम बिल्कुल कोर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर सन में प्रॉब्लम आएगी तो हमारे संतति में प्रॉब्लम आएंगी,
इसीलिए कहते हैं कि यदि कुंडली में पितृ दोष है तो हमें सन का उपचार करना पड़ता है। पितृ दोष का मतलब सन में प्रॉब्लम। ठीक है, बात समझ में आई? पितृदोष में क्या होता है, उसका एक इफेक्ट क्या है पितृदोष होने का? वंश की वृद्धि का ना होना, वंश वृद्धि का ना होना। ठीक है, तो अगर सन में प्रॉब्लम है, पितृदोष आ रहा है, तो वंश की वृद्धि रुक जाएगी। कनेक्ट हो रहा है आपको एकदम? जी। और ये शब्द आपको ज्योतिष में भर भर के सुनने को मिलेगा, पितृदोष और काल सर्पदोष। ठीक है, और पितृदोष तो एक ऐसी चीज है कि मुझे लगता है कि 90% कुंडलियों में, मतलब क्योंकि ऐसा उसका रीजन है उसके पीछे का, 90% जनता जो है इससे पीड़ित है। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है? जो हमारी लास्ट राइट्स होती है, जो अंतिम संस्कार होते हैं, उनको सही से ना करना, ये सबसे बड़ा कारण बनता है। ठीक है, पहले 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 क्या अभी भी लगते हैं, अमावस्या के मेले लगते हैं। अमावस्या जब भी आती है तो तीर्थ क्षेत्र पे मेला लगते हैं, मेले का आयोजन होता है। तो जो अमावस्या होती है वो पितरों के लिए ही होती है। अमावस्या पितृ के लिए, हमारे जो पितर हैं उनके लिए हमें स्नान, दान और ये सब करना चाहिए। लेकिन क्योंकि जब से अंग्रेज भारत में आए हैं तब से ब्यूरोक्रेसी भी भारत में आई है। उसके पहले तो कोई IAS PCS होता नहीं था, उसके पहले इस देश में नौकरी चाकरी इस तरीके से तो होती नहीं थी, है ना। वर्ण व्यवस्था थी, आश्रम की व्यवस्था थी, जो कि हमारे पूरे दुनिया के 25 से 30% की GDP की हम मालिक हैं। अगर आप मगध के साम्राज्य की विवेचना करेंगे, जो चाणक्य के द्वारा स्थापित किया गया, तो पूरे देश, पूरी दुनिया में यदि 100 सिक्के हैं सोने के, तो 30 सिक्के तो भारत में अकेले थे। तो उस समय अंग्रेज तो नहीं थे भारत में, ना उस समय AI था। ठीक है, एकदम सटल व्यवस्था थी। लेकिन पूरे दुनिया में अगर 100 रुपया था तो 30 रुपया तो अकेले भारत का ही था। इतनी हम 30% इकोनॉमी थे पूरे वर्ल्ड की, और बाकी 1-1, 2-2% छोटे देश थे जो होल्ड करते थे। आप कल्पना करिए कितनी बड़ी इकोनॉमी होगी, है ना। अभी तक का सबसे पॉलिटिकल साइंस का सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है मौर्यन एम्पायर, अभी तक का सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो IAS करने के बाद आप लवासना में जाइए मसूरी, आपको वहां पे भी कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ाया ही जाता है, क्योंकि इट इज द ओनली परफेक्ट, इट वाज द ओनली बेस्ट सिस्टम टिल नाउ, टिल द डेट। अभी जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री, रिटन हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है, सबसे अच्छा सिस्टम वही है। सो दिस इज व्हाट कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन। तो अभी हम किस बारे में बात कर रहे थे? अमावस्या पितृ, अमावस्या पितृ के बारे में। सो दैट इज लैकिंग। 1 महीने के बाद अमावस्या आती है, लेकिन पितरों के लिए वो अगला दिन होता है। अच्छा, ठीक है, हमारा 1 महीना पितरों का 1 दिन होता है। तो अगर आप 1 महीने पर भोजन देंगे अपने पितरों को, उनको डेली भोजन मिलेगा। आपको डेली नहीं देना, आपको अमावस्या के दिन देना है, उनको डेली मिलेगा, है ना। देवताओं के केस में क्या है, ये टाइम और बढ़ जाता है, इट बिकम 6 months। तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात, उत्तरायण और दक्षिणायन, है ना। उत्तरायण
जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करे, जी जी जी, ठीक है, मकर से कर्क तक जब चलेंगे उत्तरायण में रहेंगे, मतलब देवताओं का दिन रहेगा। तो जनरली जितने भी शुभ काम होते हैं, शुभ काम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मुंडन और यज्ञोपवीत। आप देखेंगे कि इसी टाइम पे करने चाहिए और होते भी हैं। आप शादियां देखेंगे तो इसी टाइम पे होती हैं, फरवरी के आसपास, जनवरी से स्टार्ट हो जाती है, फरवरी मार्च के आसपास रहती है, ठीक है, और जुलाई तक लोग करते हैं। उस तरफ भी होती हैं शादियां, लेकिन इधर की शादी अच्छी मानी जाती है। अगर इधर मुहूर्त नहीं मिल पाता है या कुछ ऐसी बात है, तब तो उधर करते ही हैं लोग। लेकिन क्योंकि ये 6 महीने देवता का दिन रहता है, देवताओं का दिन रहता है, इसलिए ये अच्छा माना जाता है उत्तरायण। इसीलिए तो भीष्म पितामह ने कष्ट सहते रहे ना इतने दिन, है ना। और दक्षिणायन में मतलब देवताओं की रात है। So you know it's a celestial distance also, क्योंकि हमारा लोक है, फिर पितृलोक है, फिर स्वर्ग लोक है। जी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है तो टाइम का डायलेशन भी बढ़ता है, और ये कंसेप्ट है फिजिक्स का, क्वांटम फिजिक्स की नीचे आती है। तो एक अमावस्या पर हमने एक खुराक अगर अपने पितृ के लिए या अपने पितरों के लिए दान के लिए निकाली, उनको डेली खाना मिलेगा, ठीक है। और अगर हमने जैसे मकर संक्रांति का स्नान बहुत महत्वपूर्ण है, दान बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो क्या है, वो सूर्योदय है देवताओं का, वहां से देवताओं का दिन स्टार्ट हो जाता है, क्या? ठीक है। तो पितृ दोष की जो बात बता रहे थे, वो देखिए सबके साथ में प्रॉब्लम है, मैक्सिमम लोगों के साथ में प्रॉब्लम है, नहीं कर पाते, है ना। नहीं, जो लोग कर रहे हैं उनको वो चीज का रिजल्ट मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। सर मेरी एक क्वेरी है, जैसे वो पितृपक्ष में जो 15 डेज का होता है, तो मेरे को जैसे मालूम था कि वो 15 डेज ही इक्वल टू 1 डे हमारे पितृलोक में होता है। नहीं, वो देखिए वो क्या है, वो 15 दिन जो है वो विशेष उनके दिन है। लेकिन अमावस्या वाला जो है एक्चुअल में हमारा 1 महीना उनका 1 दिन है। अच्छा, ठीक है, इसीलिए अमावस्या के दिन जो अमावस्या तिथि जो होती है वो पितृ से संबंधित ही तिथि होती है। जी जी जी, वो पता है ना। इसीलिए अमावस्या के दिन के जन्म अक्सर हमारे पितृ ही हमारे वापस घूम के आते हैं जन्म लेने के लिए। अगर अमावस्या के दिन किसी का जन्म हुआ है तो कोई 4 फादर्स हैं जो वापस आए हैं, ठीक है। अब वापस क्यों आते हैं, क्योंकि आसक्ति रहती है ना अपने कुल अपने परिवार से, आसक्ति जहां रहेगी वहीं पे ही व्यक्ति जाएगा। अमावस्या इस तिथि डिनोटेड टू पितृ, ठीक है। हर तिथि के भी स्वामी होते हैं, हर तिथि के देवता होते हैं। जैसे हर राशि के स्वामी हैं, ऐसे ही हर तिथियों के स्वामी हैं, हर नक्षत्र के स्वामी और देवता हैं, ठीक है। जब हम इनको अच्छे से दिमाग में बैठा लेते हैं तब क्या होता है ना कि हम होलिस्टिक व्यू पे चलते हैं, अदरवाइज वो सुपरफिशियल रहता है केवल। देखिए, व्यक्ति आपसे कंसल्ट करने आएगा तो उसके आप कितनी देर बात करेंगे, उससे 10 से 15 मिनट बात करेंगे, आप उससे 10 से 15 मिनट बात करेंगे या आधे घंटे बात कर लेंगे, उसमें आप उसको क्या क्या बता डालेंगे, ठीक है। तो जनरली जो आजकल जो एस्ट्रोलॉजी है वो सुपरफिशियल हो गई है। उसका रीजन है क्योंकि व्यक्ति चाहता भी वही है, व्यक्ति चाहता भी वही है, उसको बस ये बता दो कि उसकी नौकरी किस दिन लगनी है ना। वो नौकरी में उसका नुकसान होगा कि फायदा होगा, इससे उसको कोई मतलब नहीं, है ना। अगर कोई व्यक्ति एक्चुअल में जागरूक है और विद्या को समझ करके आ रहा है तो वो एक्चुअल में अच्छे क्वेश्चंस करेगा, है ना। तो अच्छे क्वेश्चंस जब व्यक्ति करता है तो हमें उसका स्तर भी समझ में आता है। अच्छा क्वेश्चन करने से स्टूडेंट्स की क्वालिटी का पता चलता है ना। तो ये बात हो गई। हम क्या बात कर रहे थे, पितृदोष की।
जो सूर्य हमारे संतति के कारण है। और अगर देखा जाए तो सिंह राशि जो पंचम राशि है, पांचवी राशि, जो दर्शना जी आप बात कर रही थी, भाव पर डिपेंड करेगा, तो पांचवी राशि पांचवें घर में पड़ेगी, तो वैसे ही संतान के भाव का हो गया कारक, है ना। चलिए वो हम अभी आएंगे डिटेल पे, उस पर भी डिटेल में ही चलेंगे, जल्दबाजी तो है नहीं किसी चीज की, हमें तो समझने से मतलब है ना। अब हम समझते हैं कि सन जो है एक साल के अंदर कितना ट्रैवल करते हैं और कितना समय लेते हैं। सबको पता है कि एक साल पूरा कंप्लीट करते हैं सन, कितना एक साल का होता है एक दिन, मतलब एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। तो 365 डेज, या अगर हम 5 को छोड़ भी दें तो 360 डिग्री पे पूरा सर्कल पूरा हो जाएगा। तो अगर हम एक पॉइंट माने कि एक पॉइंट से लेकर के वापस उसी पॉइंट पे जब सन आते हैं तो कितना कवर करते हैं? 360 डिग्री। कितना कवर करते हैं? 360 डिग्री। और दिन हमारे कितने हैं? 5 दिन को अगर हम छोड़ दें 360 है कि नहीं? तो एक दिन में कितना कवर करेंगे? 360 दिन में 360 डिग्री कवर करते हैं। एक दिन में 1 डिग्री कवर करेंगे, ठीक है। तो सूर्य भगवान एक दिन में 1 डिग्री कवर करते हैं, और 30 दिन में कितनी करेंगे? 30 डिग्री। कौशिक समझ में आया? फिर से रिपीट कर दे रहे एक बार। 360 दिन में भगवान सूर्य 360 डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में कितनी करेंगे? 1 डिग्री। 1 ही डिग्री करेंगे। और 30 दिन में कितनी करेंगे? 30 डिग्री। और 30 दिन का हमारा क्या होता है? महीना। 1 महीना। तो भगवान सूर्य 1 महीना में 30 डिग्री कंप्लीट कर देते हैं। और एक राशि कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्रीज। ये हमने आपको बताया था, एक राशि कितनी डिग्रीज की होती है? 30 डिग्रीज की। कैसे होगी दर्शना जी, कैसे होगी? 360 को 12 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, 30। भाई 12 राशियां हैं। हाँ। कौशिक जी हमारे पास 12 राशियां हैं जी, और हमारे पास पूरा कितना है? 360 डिग्री। तो 360 को अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो एक राशि कितने डिग्री की स्वामी हो जाएगी? 30 डिग्री की। और सन 1 महीने में 30 डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, अभी हमने बताया ना, एक दिन में 1 डिग्री, तो 30 दिन में 30 डिग्री। इसका मतलब है कि 1 महीने में सूर्य भगवान 1 राशि चलते हैं, ठीक है जी। सूर्य भगवान 1 महीने में 1 राशि चलते हैं। जी। तो 12 महीने में कितनी राशियां कवर कर लेंगे? 12 राशि। तो 1 साल के अंदर वो सारा चक्कर लगा लेते हैं, 12 राशियों का चक्कर पूरा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए तो हर 14-15 जनवरी को ही मकर संक्रांति पड़ती है। बात समझ में आ रही है? फिक्स है ना, साइकिल हमारी फिक्स है, सोलर साइकिल है वो फिक्स है। हर 14 से 15 जनवरी को हमारी क्या पड़ती है? मकर संक्रांति, मतलब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश, ठीक है। अब 14 से मान लीजिए 15 तारीख, मान लीजिए 15 जनवरी को उन्होंने प्रवेश किया, तो अगला संक्रांति कब आएगी? 15 फरवरी। 1 महीने के बाद वो फिर से राशि परिवर्तन कर देंगे, है ना। तो हर महीने की 14 और 15 तारीख सूर्य संक्रांति की तारीख होती है, अच्छा। है ना। तो सूर्य संक्रांति जो है वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट है।
ठीक है, क्योंकि मकर संक्रांति को हम पूरे दुनिया में, मतलब पूरे इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक So है? just एक क्वेश्चन है, हाँ। क्यों 14 और 15 ही, व्हाई नॉट 1 to 30? मतलब वो मंथली कैलेंडर देखा जाए तो वैसे होता है। देखिए, मंथली कैलेंडर को आप भूल जाइए। अब आप ये समझिए कि हमारे पास राशि है और सूर्य है। जी। मेष राशि है, ठीक है, तो मेष राशि में भगवान सूर्य जब एंटर करेंगे उस दिन कोई भी तारीख कैलेंडर की पड़ सकती है। जी। ठीक है, कैलेंडर तो क्या है कि बाद की व्यवस्था है, उसी को फॉलो करते हुए बनी है। ठीक है, हमारी जो व्यवस्था है वो तिथियों के हिसाब से है और सूर्य के निर्धारण के हिसाब से है। पहले राशियां हैं, सूर्य हैं, उसके बाद में कैलेंडर है। जी। कैलेंडर पहले नहीं है। कैलेंडर हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी कैलेंडर के साथ में ज्यादा है, क्योंकि हम तारीख का इस्तेमाल करते हैं और जब तक भारत में ये रहेगा तब तक भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि हम देखिए जानबूझ करके गलत अगर हम चादर ओढ़े रहें या अंधकार की चादर ओढ़े रहें तो हम कैसे जागृत हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। भारत को तो कुछ करना ही नहीं है। जैसे चश्मे के ऊपर धूल जम जाती है ना, तो भारत को तो केवल एक रुमाल से उस धूल को साफ कर देना है, इतना ही करना है, तो एकदम साफ दिखने लगेगा। केवल अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर्स को फॉलो करना बंद कर दें, हम अपने ये जो घड़ी हमारी होती है इसको फॉलो करना बंद कर दें जीएमटी के हिसाब से, सब समस्या दूर, सारी समस्या दूर हो जाएगी। और यही होगा भविष्य में। संडे हमारा फर्स्ट डे है और कैलेंडर के हिसाब से हमारा लास्ट डे आ जाता है। ठीक है, संडे आपका सबसे एनर्जेटिक डे है। संडे के दिन पूरे भारत का व्यक्ति अपने बाल और नाखून काटता है। संडे के दिन सबसे बड़ा निषेध है शौहर कर्म और नंदन के लिए, वर्जित है। और पूरा भारत उस दिन अपने बाल और नाखून को काटता है। हम विश्वगुरु हम कहां से विश्वगुरु बनेंगे? हमने जिस दिन इस कैलेंडर को हटा के बाहर फेंक दिया, अपना सिस्टम हमने फॉलो कराया, अपने आप को भी और दुनिया को भी, और होगा, क्योंकि वो बहुत एक्यूरेट है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में चलता है। ठीक है, तिथि का भी निर्धारण है, नक्षत्र का भी निर्धारण है, इतना एक्यूरेट सिस्टम है कि उसको फॉलो करना ही कठिन है ना। तो अब जिसके पास दिमाग कम है उसको मोटी चीज समझा दीजिए, यही तो होता है ना भाई। 9th क्लास का बच्चा है, उसको जब साइंस पढ़ानी है तो मोटा कंसेप्ट समझाएंगे, बेस सिखाएंगे, लेकिन वही बच्चा एमएससी में फिजिक्स पढ़ेगा तो हम उसको बारीकी समझाएंगे ना। तो जब हमें पता है कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज थी, सारा ज्ञान था, हम विश्वगुरु थे, तो हमने एक सिस्टम फॉलो किया था, इसीलिए थे। अंग्रेज तो विश्वगुरु थे नहीं कभी, तो उनका सिस्टम फॉलो करके हम कभी नहीं हो पाएंगे, है ना। और ये होगा जिस दिन संडे को फर्स्ट डे माना जाएगा और थर्सडे के दिन हॉलीडे होगा, और होगा, भगवान चाहेंगे तो ऐसा ही होगा। ऐसा राजा जब भारत को प्राप्त होगा, वही दिन होगा जब भारत वापस से विश्वगुरु की ओर अग्रसर हो जाएगा। संडे इज द फर्स्ट डे टू स्टार्ट समथिंग, टू स्टार्ट अफ्रेश, एंड थर्सडे बिकॉज हम सब भगवान नारायण के उपासक हैं, है ना, मुख्य रूप से, क्योंकि वो पालन करता है, तो थर्सडे इज ब्लॉक्ड फॉर आवर वर्शिप। उस दिन भगवान नारायण का व्रत, उनकी पूजन पूरे देश में जब से होने लगेगा, समझ लीजिए कि भारत विश्वगुरु के पथ पर अग्रसर होगा। ये पहचान है कि ऐसा राजा भारत में आएगा जो थर्सडे के दिन छुट्टी करेगा, और सैटरडे संडे का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा।
आप देख लीजिए, पूरे कॉर्पोरेट में देख लीजिए, सैटरडे संडे व्यक्ति होश में नहीं रहता, उसके लिए मंडे टू फ्राइडे ही बना है, उसके जीवन से सैटरडे संडे गायब है। सो कैन यू इमेजिन? यू कैन नॉट इमेजिन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है सन की। कभी भी 14-15 तारीख आए, आपको ध्यान रखना है कि सूर्य संक्रांति है। अभी मिथुन में संक्रांति हुई है, अभी सूर्य हमारे मिथुन राशि में चल रहे हैं। अभी क्या होगा कि 14-15 जुलाई से, ये जून के बाद से आ जाएंगे कर्क राशि, है ना? अच्छा। आप जोड़ सकते हैं। और जब मेष राशि में आते हैं तो उसी टाइम पे चैत्र आता है, नवरात्र आता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि सूर्य की संक्रांति एक इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे लिए, और उसको हमें फॉलो करना है। उस दिन अगर आप कुछ कर सकते हैं, मंत्र या स्नान, तीर्थ जा सकते हैं, या आपका लोकल कोई टेम्पल है। सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो लोकल टेम्पल है उसको जरूर जाइए। कहीं दूर आप जाइए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके जो स्थान होता है ना, वहां के एक देव होते हैं। जो आपका ग्राम होता है वहां के एक देव होते हैं, उन मंदिर को जरूर जाइए। क्योंकि when you go at some place, there is a deity protecting that area. So wherever you reside, go to the local temple. Always go to the local temple. ठीक है, हमेशा जाइए, रेगुलर बेसिस पे उसको जाइए ही जाइए। तो स्थान देवता और ग्राम देवता, ठीक है, स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता और इष्ट देवता, 4 हो गए। स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता और इष्ट देवता। देखिए, कुल देवता आपके एक ही रहेंगे पूरे कुल के, आपके पिताजी के, आपके बाबा के, वो सेम रहेंगे, लीनिएज फॉलो होती है जी। ठीक है, और इष्ट देवता अलग हो सकते हैं आपके उन देवता से, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ भगवान शिव जी की पूजा होती चली आ रही है परंपरा से, तो कुल देवता हो गए भगवान शिव। लेकिन किसी व्यक्ति का भाव जो है वो भगवान कृष्ण के प्रति अधिक हो गया, तो इष्ट देव हो जाएंगे भगवान कृष्ण। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो सूर्य संक्रांति का हमें ध्यान रखना है। हमें अब सूर्य को जब भी हम देखें तो हमें बस ध्यान रखना है कि हमें उन्हीं को फॉलो करते रहना है। इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों को फॉलो करते होंगे, उसमें सन की भी, अगर कोई सन गॉड की प्रोफाइल हो तो उसको भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और हम सन को फॉलो करेंगे, रोज फॉलो करेंगे। जब भी सूर्य देव को देखिए, प्रणाम करिए। ठीक है, जब भी सूर्य देव का दर्शन हो जाए दिन में किसी भी समय, आप उनको अवश्य प्रणाम करें, है ना? और क्या बोल सकते हैं कि हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। अपने मन में एक प्रार्थना करिए कि हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, और आप इसको निरंतर करते रहिए, और ऐसा जादू होगा आपको कल्पना भी नहीं। ठीक है, क्योंकि सूत्र जब खुलते हैं ना दिमाग में, तो वो इस तरीके से खुलते हैं कि आपको नहीं अंदाजा होता है, आपको उम्मीद भी नहीं होती है किस समय कौन सा सूत्र कब खुल जाएगा, आपको कोई उम्मीद नहीं होगी। और जब वो खुलेगा ना, तो ऐसा लगेगा कि किसी ने ताला खोल दिया है चाबी से, ऐसा फीलिंग आती है। जो साधना करने वाले लोग होते हैं वो इस चीज को समझते हैं कि ऐसा लगता है दिमाग में किसी ने ताले खोल दिए हैं, है ना? यू विल ऑल्सो फील द सेम, क्योंकि सूर्य भगवान ब्लेसिंग तो करते ही हैं। तो हमने अभी क्या क्या सीखा कि सूर्य देव 360 दिन में 360 डिग्री ट्रैवल करते हैं, एक दिन में 1 डिग्री ट्रैवल करते हैं, और 1 महीने में 1 राशि को ट्रैवल कर लेते हैं। ठीक है, मकर से लगा करके वापस मकर संक्रांति तक आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो हमने पितृकारक की भी बात कर ली, रिलेशनशिप विथ फादर, क्योंकि सूर्य क्या है? पिता है, पितामह है। ब्रह्मा हमारे पितामह है ना, ब्रह्मा जी हमारे पितामह हैं, तो सूर्य भगवान हिरण्यगर्भ हैं, वो भी पितामह हैं।
तो रिलेशनशिप विद फादर, अगर सूर्य की सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज्ड है कुंडली चार्ट में, तो क्या होगा? फादर से रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। फादर से रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। फादर की हेल्थ आप जज कर पाएंगे। जी। फादर का नेम और फेम भी आप जज कर पाएंगे, है ना? तो फादर को देखना है तो हमें सूर्य भगवान को देखना पड़ेगा, सूर्य की स्थिति को देखना पड़ेगा चार्ट के अंदर। जी। ठीक है, तो हाउसेस की बात चलिए बाद में करते हैं। अब हम समझते हैं कि हमारी कुंडली है, कुंडली आपने देखी है ना, नॉर्थ इंडियन स्टाइल वाली। जी। जी। तो उसका फर्स्ट हाउस, उसका फिफ्थ हाउस और उसका 9th हाउस, अच्छा। जो त्रिकोण जिसको हम बोलते हैं। कौशिक जी आप देखिए फर्स्ट हाउस कहाँ पे है बताइए। अभी हमने आपको सिखाया नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं इसको आपको दिखाऊं कि ना दिखाऊं। चलिए कोई नहीं, मैं आपको इसी में बता भी देता हूँ। अभी आपको दिख रहा है? जी अब दिख रहा है। ये हमारा हाउस है, ये हमारा फर्स्ट हाउस है। क्या है? जी फर्स्ट हाउस। ये हमारा फर्स्ट हाउस है, जिसी को हमने क्या समझा था? लग्न समझा था, जी, है ना? तो लग्न क्या है हमारा? फर्स्ट हाउस। डेफिनेशन क्या थी? लग्न की डेफिनेशन क्या थी? एसेंडेंट। हाँ, एसेंडेंट की डेफिनेशन बताइए। जो हमें दर्शाता है, जो हमारे पूर्व दिशा में जब जन्म होता है, पूर्व दिशा में जो राशि राइस होती है वो लग्न में बैठ जाता है। तो जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये लग्न है, इसमें कोई भी नंबरिंग नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? 12 राशियां बनी हुई हैं। इट्स ओनली 12 बॉक्सेस। अगर आप काउंटिंग करें तो यहां से काउंटिंग करें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये 12 बॉक्स है हमारे। ठीक है, इन्हीं को हम 12 राशियां भी बोलते हैं। तो लग्न क्या होता है? ये जो लग्न बनता है, यहाँ पे जो राशि आती है ना, अब यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आएगा राशि का। वो नंबर कैसे निर्धारित होता है? जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित हो रही होती है, वही राशि यहाँ लग्न में अपना प्लेस लेकर के बैठ जाती है। उसी को हम लग्न बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेष राशि है, किसी के जन्म के समय अगर मेष राशि है, पूर्व दिशा पे उदित हो रही है, तो यहाँ पे कितना नंबर आ जाएगा? 1। ठीक है, वो अभी हम आपको पूरा नंबरिंग समझाएंगे, लेकिन अभी हम सूर्य की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सूर्य से संबंधित चीजें हम आपको एक साथ बता दें, ताकि आप एक साथ अपने पास लिख भी सकेंगे और रिवाइज करने में, आप जब भी रिवाइज करेंगे आपको कंप्लीट पिक्चर मिलेगी। अदरवाइज मतलब यूट्यूब पे आप अगर वीडियोस देखेंगे तो आपको ऐसे नहीं मिलता, आपको छोटे छोटे पार्ट्स में मिलती इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड 9th हाउस, जो ट्रायंगल बनता है एक, इसको हम बोलते हैं धर्म त्रिकोण। क्या बोलते हैं? धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण बोलते हैं। फर्स्ट हाउस, 5 हाउस और 9th हाउस बना करके हमको मार करके दिखाइए। कुंडली वही चार्ट बनाइए नॉर्थ इंडियन वाला। नहीं बनेगा? क्या हुआ, नहीं बनेगा?
एक सर एक बारी दिखा दो। अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे मेरा फर्स्ट फिफ्थ और नाइन्थ ना। फर्स्ट 5 और 9 बना के दिखाइए, काउंटिंग करिए, फर्स्ट से काउंटिंग करिए, फर्स्ट को इंक्लूड करके काउंटिंग करिए 9 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगी काउंटिंग, Okay. काउंटिंग आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौशिक आपका बना? मैंने तो वो ये हाँ हाँ, अब इसमें 1 5 9 लिख दीजिए, फर्स्ट वाले में 1 लिखिए 5 जो असेंडेंट है हमारा। 9 हाँ बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो 1 5 9 ये क्या है, एक ट्रायंगल बनेगा ना, अगर आप 1 से 5 की एक लाइन बनाइए और एक तीनों को आपस में एक लाइन बना दीजिए, जोड़ दीजिए, लाइन बना दीजिए, एक ट्रायंगल बना दीजिए 1 5 9 का। जी बना कि नहीं बना? जी तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हिंदी में त्रिकोण बोलते हैं, है ना, और इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं धर्म त्रिकोण। ओके क्या बोलते हैं? धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण। तो अभी हमने आपको बताया था कि सूर्य हमारे साक्षात धर्म है। जी। तो पहली राशि है मेष राशि, उसमें आप लिख लीजिए मेष, जहां पे पहला नंबर लिखा है आपने। मेष राशि, जहां पे आपने लिखा है 5 नंबर, वहां पे आप लिखिए सिंह राशि। सिंह लिख लीजिए, सिंह, सिंह या सिंह। और जो 9 नंबर है उसका क्या नाम है? धनु, धनु राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है। जी तो सूर्य भगवान जो हमारे हैं वो इन 3 राशियों के या इन 3 राशियों में अपना पूर्ण प्रभाव रखते हैं। मेष राशि में जाएंगे तो उच्च के ही हो जाएंगे। अगर सूर्य पहली राशि में बैठे हैं मेष राशि में तो उच्च के हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, है ना। हाँ दर्शना बताओ, अभी बताएंगे। उच्च का मतलब अपनी हाई पोजीशन, है ना, सुप्रीम पोजीशन, सुपर पावर में आ जाएंगे। ठीक है। अगर पहली राशि में बैठे हैं एरीज में, उसको आप वहीं पे सूर्य बना लीजिए, सू बना लीजिए, सू, सूर्य लिख लीजिए, सू बना लीजिए। तो हमारे पहली राशि में सूर्य यदि है, क्योंकि वहीं से स्टार्ट है ना राशियों का, और सन क्या है? स्टार्टिंग है किसी भी चीज की, है ना। तो स्टार्टिंग कौन करता है? लीडर करता है।
इस देश के अंदर अगर आप इस देश के अंदर किसी को कोई परिवर्तन करना होगा तो वो कौन करेगा? वो निर्णय किसका होगा? इस देश के राजा का होगा। जो राजा चाहेगा वो इस देश को पालन करना पड़ेगा। किसी भी देश को करना पड़ेगा उसके राजा का पालन। ठीक है, अगर कोई भी नई शुरुआत करना चाह रहा है या कई नई जगह पे नई चीज लाना चाह रहा है तो वो राजा ही तो लाएगा कि प्रजा लेके आ जाएगी। तो स्टार्टिंग हमेशा लीडर ही करता है ना। इसीलिए वो मेन जब है हमारे सूर्य तो एग्जॉल्टेड है, मतलब उच्च के हैं, मतलब अपना पूरा प्रभाव रखेंगे, अपना पूरा जो उनका रोल है, अपना रोल वो अच्छे से प्ले करेंगे। ठीक है, सूर्य भगवान का जो रोल है, अगर वो अपना रोल अच्छे से प्ले कर रहे हैं तो वो समझ लीजिए कि वो मोक्ष में हो गए ना, मतलब वो एकदम फ्री विल में है अपनी, है ना। जैसा उनका मन करेगा वो वैसा काम करेंगे। कौन क्या कह रहा है इसकी कोई परवाह नहीं। जो उनको करना है, जो उनको करना चाहिए वही करेंगे। ठीक है, अगर सूर्य भगवान पूरी फुल पोटेंशियल में बैठे हुए हैं तो उनको कोई रोकने वाला नहीं है। अब हम आते हैं सिंह राशि पे। तो वो तो भगवान सूर्य का स्वयं की ही राशि है ना, 5वीं राशि जो है। तो वो अपनी ही राशि में बैठे हैं, आदमी अपने ही घर में बैठा है, व्यक्ति अपने ही घर में बैठा है, तो जैसे मन करेगा वैसे रहेगा। ठीक है, कभी भी कोई व्यक्ति अपने घर का नुकसान करेगा क्या? है ना। अब बात आती है नवम भाव, नवम राशि की, जो हमारी धनु राशि है। यदि सूर्य नवम भाव में बैठेंगे, नवम राशि में बैठेंगे, तब भी वो अपना पूर्ण प्रभाव दिखाएंगे। इन तीनों स्थान पर सूर्य अच्छा फल ही देते हैं। जस्ट एक क्वेश्चन है, इन तीनों स्थान मतलब इवन हाउसेस भी सेम, क्योंकि हाउसेस तो चेंज नहीं होते, वो भी 1, 5 और 9 ही रहेंगे, सिर्फ राशि बदलती है। राशि रोटेट करती रहती है, हाउसेस फिक्स रहते हैं। तो अभी हमने पहले हाउस में पहली राशि लिखी है ना जी, तो ये होती है काल पुरुष की कुंडली। ठीक है, काल पुरुष की कुंडली होती है जो मेष राशि से स्टार्ट होती है और मीन राशि तक चलती है। वही राशि रोटेट कर जाती है, उसकी कोई चिंता नहीं, वो हम बाद में समझ लेंगे। अभी हम भाव बोले या राशि बोले अभी सेम ही आएगा। अभी नवम भाव में ही नवम राशि आ रही है, अभी नवम भाव में ही तो धनु राशि आ रही है, है ना, और पहले ही भाव में मेष राशि आ रही है, तो अभी सेम चल रहा है। तो फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस, दिस इज कॉल्ड एज धर्म त्रिकोण। ये धर्म के स्थान है, हमारी कुंडली के धर्म स्थान है। ठीक है, तो यदि इन धर्म स्थानों में शुभ ग्रह आते हैं, सात्विक ग्रह आते हैं, तो व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं। सूर्य हमारे सात्विक ग्रह हैं, तो यदि सूर्य लग्न में आएंगे, पंचम में आएंगे, नवम में आएंगे, तो व्यक्ति को धार्मिक बनाएंगे। कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? तो ये बात हो गई धर्म त्रिकोण की। ठीक है, अगर हम फर्दर जाएंगे डीप में तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास नक्षत्र भी होते हैं राशियों के अंदर,
और नक्षत्रों से मिलकर ही राशि जो है वो बनती है ना। नक्षत्रों से मिलकर ही राशि का निर्माण होता है। जी। तो एक एक ग्रह के पास में 3-3 नक्षत्रों का स्वामित्व होता है। जी। एक ग्रह के पास में 3 नक्षत्रों का स्वामित्व होता है। तो ग्रह कितने हैं हमारे पास में? 9 ग्रह। 9 ग्रह हैं। और एक ग्रह के पास में 3 नक्षत्र, तो टोटल कितने नक्षत्र हो जाएंगे? 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र। ठीक है, 27 नक्षत्र हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी। तो ऐसे ही सन के पास भी 3 नक्षत्र हैं, सूर्यदेव के पास भी 3 नक्षत्र हैं, उनका स्वामित्व है। तो वो कौन कौन से हैं? मेष राशि में जो आपके सूर्य बैठे हुए हैं वो क्यों उच्च के हैं? उनका अपना स्वामित्व है कृतिका नक्षत्र का। लिख लीजिए, कृतिका नक्षत्र। कृतिका पंचम राशि में, सिंह राशि में पड़ेगा उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी। और हमारा धनु राशि में कौन सा पड़ेगा? उत्तरा आषाढ़। उत्तरा आषाढ़। अब बात समझ में आई क्यों 9th हाउस पिता का घर दिखाया जाता है? सूर्य भगवान से संबंध है ना। सूर्य भगवान का नक्षत्र है वहां पे। राशि तो गुरुदेव बृहस्पति की है धनु, लेकिन नक्षत्र क्या है? उत्तराषाढ़, वो सूर्य का ही नक्षत्र है। इसलिए धनु राशि के सूर्य भी बहुत पावरफुल सूर्य होते हैं। मेष राशि किसकी राशि है? मंगल की राशि है। उसमें भी पावरफुल है क्योंकि उसमें कृतिका नक्षत्र में है। ठीक है। और हमारी सिंह राशि तो उनकी स्वयं की राशि है और स्वयं का नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। अपना ही नक्षत्र, अपनी ही घर, अपना ही राशि। तो यहाँ पे सूर्य भगवान स्वराशि के होते हैं, है ना। तो हमें 3 ग्रह भी एक साथ मिल गए, सूर्य, मंगल और बृहस्पति। आप देखिए ऊपर मित्र में कौन कौन लिखे थे? सूर्य के मित्र कौन कौन थे? मंगल, बृहस्पति। तो सूर्य, मंगल, बृहस्पति, मतलब ये एक कैटेगरी, एक ग्रुप हो गया पूरा। चंद्र ना, चंद्र भी है, चंद्र भी है। लेकिन सूर्य, मंगल और सूर्य, मंगल और गुरु, ये इनका क्या है? धर्म से बहुत संबंध है ना। क्योंकि तीनों की आवश्यकता है धर्म स्थापना में। ठीक है, तीनों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए धर्म में स्थापना में क्या होता है? युद्ध होता है, विद्या होती है और मंदिर होते हैं, धर्म स्थान। अगर आपसे कहा जाए कि अगर 3 धर्म को डिफाइन करिए तो 3 चीजों से आप डिफाइन कर सकते हैं। धर्म, युद्ध, महाभारत। धर्म युद्ध ही तो है। मंगल युद्ध का कारक है, धर्म युद्ध का। पंचम विद्या स्थान है ना। सारा ज्ञान, सारी विद्या, आपके पुण्य, पंचम स्थान। और आपका जो टेम्पल्स हैं, आपकी जो तीर्थ क्षेत्र हैं, आपकी जो तीर्थ यात्रा है, नवम स्थान। इन्हीं तीनों स्तंभों पर धर्म हमारा टिकता है। हमारा धर्म कैसे टिका हुआ है? इस भारत पर धर्म की स्थापना अभी तक कैसे है? क्योंकि हजारों साल पुराने मंदिर स्थापित हैं, हजारों साल पुराने शास्त्र हैं, और
निरंतर युद्ध होता रहा है, निरंतर युद्ध चलता रहा। पिछले 1200 वर्षों से निरंतर युद्ध चल रहा है इस भारत भूमि पर। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो वही धर्म युद्ध है, वही शास्त्र है और वही हमारे मंदिर, तीनों के स्तंभों पर हमारा धर्म खड़ा होता है। तो ये है हमारा धर्म त्रिकोण। अगर आपको लग रहा है कि युद्ध नहीं चल रहा है तो ये भ्रम है। राम मंदिर की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, राम मंदिर की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप रो भी नहीं पाएंगे। इतनी डिवास्टेटिंग हिस्ट्री है जो राम मंदिर के सुरक्षा को, उसको बचाने के लिए कितना बलिदान हुआ है लोगों का ना, वो तो इतिहास में कहीं लिखा ही नहीं है, कहीं पढ़ाया ही नहीं गया। अगर आप उसको पढ़ेंगे राम जन्मभूमि के मतलब संघर्ष को, तो आप रो भी नहीं पाएंगे। इतना वो इमोशनल कनेक्ट है वहां पे। साउथ से आके लोग मर जाते थे, नॉर्थ ईस्ट से आके लोग मर जाते थे अयोध्या में लड़ने के लिए, लेकिन वो लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, और आज भी संघर्ष चल रहा है। देखिए मथुरा में संघर्ष है कि नहीं, वाराणसी में संघर्ष है कि नहीं। तो संघर्ष, धर्म संघर्ष हमारा पहला भाव, हमारे शास्त्र पंचम भाव, और हमारे तीर्थ स्थल, हमारी तीर्थ यात्रा नवम भाव, है ना। ये ही धर्म के स्तंभ है, मूलभूत आधार है। नवम भाव से हम गुरु को भी देखते हैं, है ना। तो यही इन्हीं तीन स्तंभों पर हमारा धर्म टिकता है, इसीलिए धर्म त्रिकोण है। अब इसमें आप एक चीज और नोट कर लीजिए, तुला राशि में एक के अपोजिट लिख लीजिए 7, एक के जस्ट अपोजिट लिख लीजिए 7, 7वां नंबर आएगा ना, आप काउंटिंग भी कर सकते हैं। तुला राशि, ये सूर्य का क्या है, एक ऐसा स्थान है जहां पे वो कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि वो मेष राशि में पूरे पावर में है, एग्जॉल्टेड है, यहां पे नीच में हो जाते हैं। तुला राशि में सूर्य हमारे नीच राशिगत हो जाते हैं। सेवेंथ हाउस, ठीक है। अब लिखिए थर्ड हाउस और 11th हाउस। मिथुन और कुंभ, मिथुन और कुंभ। तो अब एक और ट्रायंगल बनेगा, इन्वर्टेड ट्रायंगल बनेगा ना एक। हाँ एक इन्वर्टेड ट्रायंगल बनेगा, उसको भी आप बना लीजिए, या उसको आप नेक्स्ट कुंडली बना करके भी बना सकते हैं, वो भी कर सकते हैं आप। एक अलग चार्ट बना करके उसको आप इन्वर्टेड ट्रायंगल बना सकते हैं। ये हमारा है काम त्रिकोण, डिजायर, कामनाओं का त्रिकोण है, प्लेसेस ऑफ डिजायर्स। अब ये कंटिन्यू हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो आप लोगों के ऊपर से जाएगा फिर। जी ठीक है, तो समझ में आया आज? जी। पढ़ने में मजा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहा है?
नहीं नहीं, नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये क्या शुरू कर दिया हमने, अच्छा खासा मेरा जीवन चल रहा था। नहीं नहीं, नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ मुझे ये जानना था, मतलब अभी हम फर्स्ट हाउस में फिलहाल फर्स्ट को मेष मान के चल रहा है, फर्स्ट लेकिन को मेष ही मान के चलेंगे। तो तक सूर्य mention नहीं। भगवान जब आप सेवेंथ बोल रहे हैं तो क्या ये राशि बोल रहे हैं या हम सेवेंथ हाउस के बारे में बात कर रहे हैं? अभी सेम ही चलेगा। ओके 7th हाउस में ही 7th राशि आएगी। ओके, तो उनका डोमिनेंस सेवेंथ, आई मीन रिवर्स डोमिनेंस सेवेंथ हाउस में रहता है। हाँ, ओके ओके, हाउस भी कह सकते हैं। ओके उनका डोमिनेंस रह ही नहीं पाता है, ऑपोजिट चलेगा। सन क्या है? आपकी एनर्जी है। लग्न क्या है? आपका बॉडी है। आपकी एनर्जी और आपकी बॉडी दोनों पैरेलल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपका जो शरीर है वो आपका लग्न है और आपका जो एनर्जी है वो आपका सन है। तो एनर्जी और बॉडी में बढ़िया कॉम्बिनेशन बना हुआ है एकदम, तो क्या प्रॉब्लम है? एक्सॉल्टेड रहेगा व्यक्ति, एकदम एनर्जेटिक रहेगा। और जब यही चला जाएगा ऑपोजिट, 7th हाउस क्या है? हमारा स्पाउस है। 7th हाउस एक्चुअल में हमारी मृत्यु भी है। अच्छा। हाँ ठीक है। अब भाई पति पत्नी की लड़ाई क्यों होती है? ऑपोजिट हाउसेस है ना, ऑपोजिट हाउसेस। तो 7th हाउस में जब सन गया है तो पत्नी के साथ में ईगो की प्रॉब्लम आई, क्योंकि अभी पत्नी के भाव में सन चले गए हैं ना। एनर्जी सन ने अपने 7th भाव में दे दी। आपके पास में आपका बॉडी, आपकी एनर्जी अलाइंड नहीं है, अभी वो अपोजिट चली गई। अभी ईगो क्लैश कहां से होगा? पत्नी स्पाउस के साथ में होगा। तो डेबिलिएटेड सन अगर नीच भंग नहीं होगा कुंडली के अंदर, ठीक है, तो क्या करता है? अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स को देता है, ठीक है। अगर नीच भंग होता है तो अलग सिनेरियो होता है, ठीक है। नीच मतलब हमें उसका दूसरा रिजल्ट मिलता है, ठीक है, कभी कभी पॉजिटिव भी मिलता है, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे डीप में जब हम लोग राशि में चलेंगे हर प्लैनेट्स में। अभी क्योंकि हम सन की बात कर रहे हैं तो जो सन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यही हैं। उनके नक्षत्र हो गए, उनकी जो धर्म त्रिकोण से संबंध हो गया, उनका एग्जॉल्टेशन पॉइंट और डेबिलिएशन पॉइंट, ठीक है। तो मेष से 180 डिग्री अपोजिट क्या है हमारा? तुला राशि। तुला राशि, देखिए सन एक ऐसा, सन को बैलेंस नहीं समझ में आता है, उनको डिसिप्लिन समझ में आता है। सन को डिसिप्लिन समझ में आता है, वो बैलेंस बनाने का काम नहीं करते। बैलेंस ऑटोमेटिकली बनेगा। सन का कहना है कि आप डिसिप्लिन फॉलो करिए, बैलेंस ऑटोमेटिकली बनेगा। तुला कहता है कि बैलेंस बनाओ, डिसिप्लिन फॉलो हो चाहे ना हो, है ना। तो अनकंफर्टेबल पोजीशन बनती है। ओके तो तुला मतलब जब 7th में सन जाएगा तो वो बैलेंस, सन बैलेंस बनाने के जोन में चला गया है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में क्या होता है कि वो बैलेंस बनाने में बहुत माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं बहुत गुड नेगोशिएटर, क्योंकि अभी जो हमारा ईगो है, अहंकार, अहंकार तो है नहीं व्यक्ति के अंदर। मेष राशि में सूर्य बैठा है, वो बैलेंस नहीं बनाएगा। अगर किसी राजा के उच्च का सूर्य बैठा है, वो बैलेंस बनाने पे ध्यान नहीं देगा, वो कहेगा मारो देखा जाएगा जो होगा।
अच्छा। तो आजकल के ब्यूरोक्रेट्स में नीच का सूर्य भी बहुत फायदा पहुंचाता है, बिकॉज डिप्लोमैट्स का ये है 7th हाउस सन, जो हमारे आईएफएस ऑफिसर्स हैं, डिप्लोमैट्स जो फॉरेन रिलेशंस में डील करते हैं, जैसे हमारे मतलब जो डिग्निटरीज हैं, जिनको बैलेंस करना है यूएसए को भी और रशिया को भी। रशिया को भी हमको लेके चलना है साथ में, यूएसए को भी लेके चलना है साथ में, लेकिन जब वही डेलीगेट यूएसए जाएगा बात करने के लिए, तो वो बैलेंस करेगा ना अमेरिका को। अमेरिका काउंटर करेगा कि तुम रशिया के साथ में संपर्क बना के बैठे हो, हम नहीं बात करेंगे, वो उनको बैलेंस कर देगा। सो दिस इज द पोजीशन फॉर गुड डिप्लोमैट्स। यहां से भी ब्यूरोक्रेसी देखी जाएगी, क्योंकि एक स्पेसिफिक पॉइंट है। डेबिलिएशन इज ऑल्सो स्पेशल पॉइंट, एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, ये एक स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, और ये जनरली होता है नीच भंग जब होता है। ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के सबके चार्ट में नीच भंग राजयोग बन जाता है, ठीक है। दे बिकम वेरी गुड डिप्लोमैट्स। बहुत बातचीत करेंगे तो बहुत तौल के करेंगे, बहुत बैलेंस बनाएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। ओके, सो अब हम लोग कब मिलेंगे? सैटरडे को कब मिलेंगे? जी सैटरडे, कल ही है ना? ठीक है, ओके ओके। आज थोड़ा लंबा भी हो गया क्या? यस सर। आज टाइम का अंदाजा नहीं लगा है। चलिए, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, मतलब दिस लर्निंग। यस definitely. The best thing is it's not complicated, it's very much down to its nature. जैसे हम सन बोल रहे हैं तो सन की वो क्वालिटीज और वही उसका रिफ्लेक्शन भी आ रहा है व्यक्तित्व में, जो it's very interesting. Actually it's up to us how we study. ठीक है, जीवन के साथ भी ऐसा ही है, तो हमारे ऊपर है, हम अपना जीवन सरल करते हैं या कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम घर से बाहर निकलने से पहले सोचे कि हम घर से बाहर जाएंगे, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे, तो ये हो सकता है किसी ने हमको एनेस्थीसिया की डोज ज्यादा दे दी, तो हो सकता है कि हम मर जाएं, तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। एंड नथिंग इज गोइंग टू हैपन लाइक दैट। ये केवल दिमाग का फितूर है ना। हम ओवर थिंक करते करते ये पहुंच जाते हैं, अदरवाइज एवरीथिंग इज इजी, ठीक है। अगर हमें भागना नहीं है ना, तो एवरीथिंग इज इजी। जब हमें भागना, जब हमें बूट कैंप करना होता है, देन इट बिकम्स प्रॉब्लम। उसमें बूट कैंप हो गया, समझ में कुछ आना नहीं है ना। लोग, अरे मैंने तो दर्शना जी से बात हुई थी, मैंने उनको बताया था कि बीवीबी के बारे में, इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, बट अगेन मतलब मुझे मिस हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मिस ना हो, है ना। क्योंकि मुझे बहुत कुछ मिस हुआ वहां पे। मतलब जिस चीज के लिए मैंने ज्वाइन किया था, वो मुझको कितना मिला होगा, 15% मिला होगा। बाकी तो मतलब आई हैव ऑलरेडी स्टडीड इट फॉर इयर्स, तो यू नो वो मुझे मिसिंग लगा। देन आई रियली थॉट दैट इतना अच्छी चीज है, इतनी अच्छी साइंस है, और लोग उसको जल्दबाजी में करते हैं, कॉम्प्लिकेट करके करते हैं, समझते भी नहीं है ना। बिकॉज लुक व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज एआई आ रहा है ना। एआई जैसे जैसे बढ़ेगा, ये जो सुपरफिशियल एस्ट्रोलॉजी है ना, ये सब खत्म हो जाएगी। ये सुपरफिशियल एस्ट्रोलॉजी जो करते रहेंगे वो करते रहेंगे, बट ये सब खत्म हो जाएगी। चैट बॉट्स बैठेंगे, वही आपका फलादेश बताएंगे, ठीक है। एआई एजेंट्स ही आपका वो काम करने लगेंगे धीरे धीरे, और होना भी स्टार्ट भी हो गया है। अगर केवल कॉम्बिनेशंस पढ़ के ही रिजल्ट देना है, तो एआई तो ये कर ही लेगा ना। उसका तो काम ही है ये कॉम्बिनेशंस या पैटर्न्स को एनालाइज करना। लेकिन जो सिग्निफिकेंस है वो कैसे वो बताएगा ना। तो फॉर दैट ह्यूमन ब्रेन इज नीडेड, वो इम्पोर्टेंट। और वो जब तक नहीं आएगा, जब तक हम
उसके हर एक सिग्निफिकेंस को लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक वो ना हमारे दिमाग में बैठेगा ना हम किसी दूसरे को बता पाएंगे, है ना। और मतलब एक मेरा पर्सनल विजन है, जब आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद मैं तो कंसल्टेशन से फुर्सत पा लूंगा, फिर आप ही लोग देखिएगा, ठीक है। और जनरली अभी वैसे भी मैं एक दिन का केवल एक ही कंसल्टेशन करने वाला हूँ, वो फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस और फॉर द सेक ऑफ डेटा, फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, है ना। क्योंकि कंसल्टेशन करते करते फिर बोरियत सी भी होने लगती कभी कभी, है ना। अभी आपको नहीं, अभी तो इंटरेस्ट होगा, अभी आपके लिए सब नया नया है, लेकिन वही एक प्रोफेसर जो 80 साल का 60 साल का पढ़ाता है ना, उसका मन नहीं करता पढ़ाने का, है ना। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से आप लोग अच्छे से एकदम सीख जाइए, है ना। तो जितना कंसल्टेशन है आपको पास ऑन करने लगे, और आप जैसे अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स मिलेंगे तो पढ़ाने में जो मजा है वो अलग है एकदम, है ना। बिकॉज हियर आई चेंज द पीपल, मतलब मुझे ऐसा लगता है, हमें नहीं पता कि अभी मैं कितना आप लोगों को चेंज कर पाया, बट आई फील लाइक इट। अब ये आप ही लोग बताएंगे, ओके। जी, तो विल मीट यू टुमारो। जी, ओके, चलिए, शुभ रात्रि, सीताराम। सीताराम। सीताराम।